नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीपी एडुकेयर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बात करते हैं आज संविधान की। संविधान में पिछले एक दो क्लासेस में आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियों को समझा और उसी कड़ी में हमने मौलिक अधिकारों से क्लास की शुरुआत की थी। संविधान के कौन से भाग हैं, उनकी अनुसूचियां, इनसे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ये सारी बातें बताने के बाद चूंकि ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पढ़ते हुए हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीजें हैं वो समझनी होंगी और वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उनको देखना। मौलिक अधिकार हमने इसलिए रखा क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है और अभी स्टार्टिंग में बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, हमने इसलिए एमसीक्यू की सीरीज भी साथ में ही रखी। आगे इसी श्रृंखला को आगे और कंटिन्यू करते रहेंगे, तो उसमें ये करेंगे कि जैसे जैसे टॉपिक पूरे होते जाएंगे अलग से ही ले लेंगे, वो ज्यादा बेटर। तो आज मौलिक अधिकारों का सेकेंड पार्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं और अभी तक हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार हमारे नेचुरल और नैसर्गिक अधिकार है। संविधान में आज इनका होना सबसे खास है, जो ब्रिटिश इंडिया में ये हमारे पास नहीं थे। तो टोटल कितने राइट्स हैं, इनके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या सीक्वेंस है और कैसे इनके बारे में प्रश्न बनेंगे, इन सारी प्रश्नों पर हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं और आज भी करेंगे। तो समय नाश करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमें इनका सीक्वेंस क्रम आना चाहिए, क्योंकि आज 6 हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके क्रम में सबसे पहले आती है समानता, फिर है स्वतंत्रता, तीसरा नंबर है शोषण का, नंबर 4 पे आता है धर्म, फिर है संस्कृति और शिक्षा और अंत में है उपचार। ये इनका सीक्वेंस है जो आपको आता है। फिर इनकी सीरीज कहां से कहां तक है। समानता की बात करें तो ये 14 से 18 है, 5 प्रकार की समानता है। स्वतंत्रता है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध है 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा है 29 और 30, उपचार है 32। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। इसी हमने कुछ बातें और भी बताई थी कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या अंतर है और 13 और 32 में क्या अंतर है। आर्टिकल 12 के अनुसार हम राज्य की बात करते हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। 13 में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है एक गार्जियन के रूप में, और इसी आधार पर किसी विधि को असंवैधानिक माना जा सकता है यदि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास 5 हिट्स हैं। 32 को हमने हाईकोर्ट के 226 से भी जोड़ा था, क्योंकि हाईकोर्ट की मारक क्षमता सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा है 5 याचिकाओं के प्रयोग होने के संबंध में। दोनों ही मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इनको व्यवहार में लाता है, हाई कोर्ट उसके अलावा अन्य मामलों में। तो अब वक्त आ गया है बाकी अधिकारों को जान लें। आपको बताइए, ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल का क्या क्या विषय है। जैसे आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार है, तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता। यह आर्टिकल विधि के समक्ष समानता की बात करता है, कानून की नजर में सब बराबर होंगे। इसका मेन विषय है विधि, और सब व्यक्तियों को समान अधिकार मिलेंगे। आर्टिकल 15 केवल भारतीयों के लिए है और सभी प्रकार के जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हैं, जितने भी भेदभाव हैं, इनका निषेध करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल हैं, लेकिन माला एक है। हम अनेक हैं फिर भी हम एक हैं, हम खंड खंड हैं फिर भी हम अखंड हैं। इसी कड़ी में आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में हमें अवसर देता है, यदि अवसर नहीं है तो इनके लिए हम रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, सरकारी पदों में समान अवसर मिले, और नहीं है तो सरकार इनकी व्यवस्था करे जिसमें SC ST OBC इनको भी सभी पदों पर समान अवसर मिले। तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसी आर्टिकल से निकाला गया। आर्टिकल 17 में छुआछूत को एक सामाजिक समस्या माना गया। आर्टिकल 18 हमें टाइटल्स के उन्मूलन की आजादी देता है। टाइटल का मतलब है कि कोई व्यक्ति मनगढ़ंत कोई उपाधि नहीं रह सकता। पहले राय बहादुर, महाराजा, राजराज, अमरेंद्र बाहुली यानी मैं जैसी उपाधियां होती थी। आज जनता ही राजा है, इसलिए टाइटल्स
नहीं रह सकते। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी शैक्षिक उपाधियां हैं, जैसे पीएचडी है, बीसीए है, एमसीए है, एमएड है, बीएड है। सेना के क्षेत्र में एयर चीफ, एयर मार्शल, और जो हमारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जो हमारे पद्म अवार्ड्स हैं, जो हमारे नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसी उपाधियां हम रखते हैं। सचिन तेंदुलकर को कहते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा कोई मनगढ़ंत उपाधि हम नहीं रख सकते। अगर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तो कम से कम जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जाहिर सी बात को हम छोड़ भी नहीं सकते। और हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहें, थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जिससे चीजें आपके साथ क्लियर हों। तो इसका एक रिव्यू लेते चले। वैसे अगर देखा जाए, बहुत शॉर्ट में अगर पढ़ाना हो तो देखिए, 1 मिनट में मौलिक अधिकार आपके खत्म। आपको भी ऐसे आने चाहिए। जैसे आर्टिकल 14 में विधि है, 15 में भेदभाव, 16 में सरकारी नौकरियां, 17 में छुआछूत, 18 में उपाधियां, समानता हो गई। 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, 20 में अपराध शब्द है, 21 में जीवन है, 22 में गिरफ्तारी है, 23 में मानव श्रम है, 24 में बाल श्रम, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है, 25 में धर्म को स्वीकारना, 26 में उसका प्रबंधन, 27 में धार्मिक करों का निषेध, 28 में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, 29 में संस्कृति, 30 में शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, 29 के बाद 31 में संपत्ति का अधिकार था, तो नहीं है, 32 में संवैधानिक उपचार। कितने हैं मूल अधिकार? एग्जाम में 4 आर्टिकल आए, तो उनका सही सीक्वेंस क्या होगा, क्रम क्या होगा, तो चीजें पता रहेंगी तो आसानी से हम निकाल लेंगे। तो आर्टिकल 19 में आज 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहले ये 7 संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया, इसको आगे अभी पढ़ेंगे आप। तो उसमें एक हमारी 7वीं स्वतंत्रता थी, संपत्ति रखने का अधिकार, तो उस अनुच्छेद को हटा दिया गया, बाकी बचते हैं 6। तो ये सारे के सारे आर्टिकल 19 में हैं। तो आर्टिकल 19(1)A, 19(1)B, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। सब इसका जो क्रम होगा वो ध्यान रखना है। 1 में 19(1), ये सब में कॉमन है। सबसे पहले फ्रीडम टू स्पीच, बोलने की आजादी। हम चाहे मुंह से बोले, हमारी मीडिया बोले, जितने सोशल साइट्स हैं, जितने हमारे सामाजिक चैनल हैं, ये सब बोलने की आजादी रखते हैं। पहले बोलने के तरीके में लोग पहले कबूतर से बोलते थे, डाकिया डाक लाया। आज हमारे पास ढेर सारी सोशल साइट्स हैं, उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सोशल साइट्स पर अपनी बात को खुल के बोलते हैं। अपनी बात कहने का अधिकार है, तो बोलने के अधिकार में वोट डालना भी आ जाता है, क्योंकि वोट डालना भी हमारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। सूचना जानने का अधिकार भी इसी में आ जाता है। तो ढेर सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमें दिखाई पड़ते हैं। अगला है असेंबली, सभा करना। पहले हम बोलते हैं, फिर हम असेंबली करते हैं, धीरे धीरे हम सभा करते हैं। शांतिपूर्वक शस्त्र रहित सभा करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। फिर हम थोड़े हिट हो जाते हैं, तो हम संघ बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। तो पहले बोलना, ये सभा, फिर संघ। किसी भी संस्था को बनाने का अधिकार, किसी संघ को बनाने का अधिकार। नंबर 3, फिर भारत में बसने, घूमने का अधिकार। इसमें थोड़ा सा चेंज है, सीरियल थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको थोड़ा हम सही कर दें। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। आर्टिकल 90 में जो हमारी 6 बेसिक फ्रीडम है, उनका अगर सीक्वेंस देखा जाए तो 1A
वन बी, वन सी, डी, ई, और एफ के बाद आएगा जी। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति रखने का अधिकार, यहां वैसे हटा जैसे आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार रिमूव किया गया। तो इस कड़ी में 1 ए बी सी डी, का खा गा घा णा और चा छा हिंदी में। तो सबसे पहले बोलना, अव्यक्ति, फिर सम्मेलन, फिर संगठन संस्था या संघ या संगठन बनाने का अधिकार। उसके बाद डी में घूमना, जो नोट्स में था बसना, वो थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया था, हमने उसको हटा ही दिया। घूमना यानी भारत में भ्रमण का अधिकार। फिर निवास, रहना, जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद हम जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, घूम सकते हैं। और अंत में आजीविका या व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो इसमें भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं हमका क्या क्रम होगा। तो सबसे पहले हम बोलते हैं, जब केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ थे, अगर एक कहानी के रूप में समझाएं तो लोकपाल बिल के विरुद्ध जगह जगह पर इन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और बोला, और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। तो पहले बोलना शुरू किया माइक के साथ, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलते बोलते जगह जगह सम्मेलन किए, दिल्ली की रामलीला मैदान में भी किया, और सम्मेलन में जनता इकट्ठी होगी। धीरे धीरे केजरीवाल लोकप्रिय हो गए। तो राजनीति में जाने के लिए उन्होंने कहा कीचड़ में जाएंगे तो गंदगी साफ करेंगे और कीचड़ में कमल बन के रहेंगे। इसी आधार पर उनको राजनीति राजशाही राजनीति में एंट्री की। और फिर उसके बाद एक संस्था बनाई, आम आदमी पार्टी। तो संस्था कैसे बनी, पहले बोले, सम्मेलन किए रामलीला मैदान में, फिर संस्था बनी। मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे आप भूल ना जाए। आम आदमी पार्टी बनी, धीरे धीरे उस पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिया, अलग अलग राज्यों में उसका विकास हुआ, प्रचार हुआ, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में। तो घूमने का मतलब है भारत में भ्रमण। यूपी से हम बाहर निकले, पंजाब में, फिर हरियाणा में, बाकी राज्यों में, गुजरात में, राजस्थान में। तो फिर घूमना था। घूमने के बाद जगह जगह फिर हमने अपनी शाखाओं को सेटल किया। पहले हमने प्लेस देखा, कहाँ किस राज्य में जाना है, पहले राज्य गए घूमने, फिर उसके बाद वहां पर अपना सेटलमेंट किया। तो वो हो गया निवास, यानी जो उनका है आवास, बसना, उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो इस तरीके से सेटलमेंट हुआ। का पार्टी जब बन गई उसके बाद एक ही काम बचता है, आय के स्रोत कहां से आएंगे, तो वो है हमारी आजीविका। तो इमेजिंग आप कोई भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं, बोलने के बाद अगला स्टेप है सम्मेलन करते हैं, फिर संस्था बनाते हैं, घूमते हैं, फिर रहते हैं, फिर कमाते हो खाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में दो सिद्धि के खिलाफ सुरक्षा है, यानी इसको कह सकते हैं अपराधों की दो सिद्धि से संरक्षण। इसमें एक अपराध के लिए, इसमें अपराध वर्ष है, आर्टिकल 20 में आएगा। एक अपराध के लिए हमें डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। हमें अपने के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। हमने जो सजा अपराध किया है, सजा उसी अपराध के अनुसार उसी समय होनी चाहिए, और अपराध के अनुसार ही सजा का लेवल होना चाहिए। अगर हमने किस जेब काटी है, उसका मतलब नहीं कि हमारी गर्दन कटे। हमें अपने खिलाफ
अपराधी नहीं बनाया जा सकता, जैसे जनरली होता है। दबाव में आकर के लोग कह देते हैं हाँ मैंने चोरी की है। तो जाहिर बात है कि मौलिक अधिकार आपके हितों का संरक्षण भी करते हैं। आर्टिकल 21 हमें पर्सनल लाइफ जीने की आजादी देता है। इसी आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस में इसे व्यापक रूप से डिफाइन किया गया। और आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, हर व्यक्ति को अपनी निजता सुरक्षित रखने का अधिकार है। अगर वो लीक हो जाए प्राइवेसी तो हमारा जीवन खतरे में। जीवन जीने का मतलब नहीं सांसें लें और छोड़ दें, तो हमारी निजता, हमारी लाइफ, हमें साफ पर्यावरण मिले, स्वच्छ पानी मिले, जीवन आजीविका का अधिकार। अगर किसी के आय के स्रोत को उससे अलग किया जाता है तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसका जीवन खतरे में है। तो आजीविका का अधिकार भी इसमें आएगा। और डिग्निटी, मानव गरिमा में रहने का अधिकार, हर व्यक्ति की अपनी प्रेस्टीज है तो ससम्मान उसको जीवन जीने का अधिकार है। यही बात है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार होता है तो अपनी बीमारी से त्रस्त आके वो कहता है कि हमें एक सुकून वाली मृत्यु चाहिए। मेरी इच्छा है कि हमें अब उस ब्रह्म से, उस असीम शांति से जोड़ दिया जाए। इच्छा मृत्यु, यूथेनेशिया आर्टिकल 21 में ही आना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को ससम्मान जीने का अधिकार है और इस अधिकार में ससम्मान मरने का भी अधिकार आता है। हाँ, इसमें आत्महत्या नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अरेस्टिंग। आर्टिकल 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और इसके विरोध में, इसके सपोर्ट में हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो जारी की जाती है। आर्टिकल 22 की अगर बात करें, इसमें अपील, वकील और दलील तीनों, या आप ये भी कह सकते हैं ये रॉलट एक्ट, जो इस तरीके से क्वेश्चन इतिहास से जोड़ के पूछे जाते हैं, के विरुद्ध माना जाता है। रॉलट एक्ट कानून आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, समझा है कि अरेस्ट कर लिया गया तो अपने पक्ष में ना तो हम बोल सकते हैं, ना वकील कर सकते हैं, ना कहीं अपील कर सकते हैं। फिर आज हमारे संविधान में अगर हमें अरेस्ट किया जाता है तो हमें अपील भी करने का अधिकार है, वकील भी करने का अधिकार है और दलील भी देने का अधिकार है, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए इसमें अपील भी है, वकील भी है और दलील भी, तीनों बातें। तो आए आर्टिकल 22। लेकिन आर्टिकल 22 में ये नहीं कि जिसका मन आया, जैसे कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे एक शक शंका के आधार पर कोई ऐसे व्यक्ति है, व्यक्तित्व है जो हमेशा निशाने पे रहते हैं। पता है मोहल्ले में लड़का है और कोई समारोह होने जा रहा है, कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, ये दखल डाल सकता है, माहौल खराब कर सकता है। उस शंका के आधार पर हम उन कुछ परिस्थितियों में उसको नजरबंद कर सकते हैं, जिससे कुछ समय के लिए इसको थोड़ा अंदर कर दो, जिससे माहौल शांत रहे। डर जो एक शंका है तो नजरबंद करना, उसकी भी एक टाइम, ये नहीं कि जितना चाहे उतना। गिरफ्तारी के संरक्षण में इसके कुछ क्लाज भी हैं, तो देश की कानून व्यवस्था की सुरक्षा और राष्ट्र की शिक्षा के लिए माने जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। 23 में मानव तस्करी और बलाश्रम है, 24 में बाल श्रम, बच्चों से कोई भी ऐसा काम कराना, और काम कोई भी हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का अधिकार है, उनको शिक्षा पाने का अधिकार। अब वो बच्चे स्कूल ना जाकर के अगर फैक्ट्री में पटाखे बनाएंगे, माचिस बनाएंगे, तो उनका बचपन खतरे में है। तो आर्टिकल 23 में मानव श्रम है, 24 में बाल श्रम है। मानव श्रम में भी बहुत कुछ आ जाता है, जैसे जीवन देह व्यापार, मानव के ऑर्गन्स का दुरुपयोग करना, मानव तस्करी करना, गुलाम प्रथा, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, ये सब आर्टिकल 23 में आता है। क्योंकि हमें असमान जीने का अधिकार है, तो कोई जबरन हमारा देह व्यापार करे, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे काम कराए, ये हमारा शोषण है और इसके विरुद्ध हम कोर्ट जाएंगे, वे हमारे साथ है। चौथा मौलिक अधिकार है, धर्म की बात करता है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, तो आर्टिकल 25 से 28 के अनुसार इंडिया एक सेकुलर
राष्ट्र। भारत का कोई धर्म नहीं है क्योंकि भारत सबका है। कई ऐसे देश हैं जिनका एक अपना धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म पाकिस्तान में है, तो कहीं बौद्ध धर्म चीन कोरिया में है, ईसाई धर्म यूरोप और अमेरिका में, लेकिन हम सबके हैं, हमारा कोई नहीं। तो ये 4 आर्टिकल भारत के सेकुलर होने की बात करते हैं। आर्टिकल 25 कहता है हमें किसी भी धर्म को मानने का अपराध प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसलिए आर्टिकल 25 में ही हमें मकतब और मदरसा की स्थापना का अधिकार है, क्योंकि मकतब और मदरसा मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। ये सार्वजनिक शिक्षण संस्थान नहीं है। आर्टिकल 25 में ही हम किस धर्म को अपनाते हैं, तो सिख धर्म में पंचककार कड़ा, केस, कंघा, कृपाण, इसी में आता है कृपाण यानी तलवार, खंजर रखना, ये उनके धर्म में आता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार किस आर्टिकल में? जिस आर्टिकल में उनको धर्म को अपनाने का अधिकार है। आप अपने धर्म को मानते हैं तो उनकी मान्यताओं को भी मानते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो हदीस, सुन्नत, सुन्नत ए कौली, सुन्नत ए फेली, सुन्नत ए तकरीरी, इनको मानते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म में हैं तो उसमें जो भी हमारे मुस्लिम न्यायिक स्रोत है, चाहे वो कुरान हो, हदीस हो, सुन्नत हो, इजमा हो, इन सबको हम मानते हैं। तो इस आधार पर प्रकार मकतब मदरसे जब आर्टिकल 25 में चले जाते हैं। 26 में धार्मिक संस्थाओं का जो मैनेजमेंट है वो आता है। जैसे सिख धर्म में शिरोमणि गुरुद्वारा अकाली दल समिति, हिंदू धर्म की अपनी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो तिरुपति मंदिर प्रबंधन समिति हो, चाहे भगवान राम जन्मभूमि न्यास हो, चाहे साईं बाबा ट्रस्ट हो, मंदिर का मैनेजमेंट, उनके पैसों पर करना लगना, उनकी आय के जो स्रोत हैं, वो सब 26 में। 27 में कर न देना, धर्म के मामले में कर न देना आएगा। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो टैक्स भी हमारे सेकुलर है। आज जजिया, जकात, खुम्स और खराज नहीं है, तो भारत एक सेकुलर कंट्री है। और सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा हमारी कैसी होगी? सेकुलर। ये 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना कि जहां 28 है वहां शिक्षा है, जहां 27 है वहां कर है, जहां 26 है वहां प्रबंधन है, जहां 25 है वहां धर्म को अपनाना और चलाना है। इस तरीके से समझें तो आसानी से तैयार हो जाएगा। और आगे बढ़िए। 5वां मौलिक अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आर्टिकल 29 में जितने भी अल्पसंख्यक हैं या बहुसंख्यक हैं, इनको अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, और 30 उनको शिक्षण संस्थाओं को चलाने का अधिकार देता है। ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो अल्पसंख्यक वर्गों को मिले हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा 6वां मौलिक अधिकार। संपत्ति के अधिकारों के ना हटने से, जब पहले संपत्ति का अधिकार था तब इसका क्रम 7वां था, उसके ना होने से ये 6 हो गया। इसमें इस आर्टिकल को डॉक्टर अम्बेडकर ने 16 कानून कहा है, ये आप जानते हैं, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के रिट्स हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि 32 और 226 दोनों में 5 रिट हैं। अंतर केवल इतना है, 32 का संबंध सुप्रीम कोर्ट के साथ है, 226 का संबंध हाई कोर्ट के साथ। तो कौन कौन से रिट्स हैं आइए देखते हैं। हेबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को सशरीर बुलाओ। बंदी को मिस्टर इंडिया तो है नहीं, सशरीर मतलब है बंदी सामने उपस्थित हो। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आर्टिकल 22 कहता है हमें गिरफ्तारी से संरक्षण है। गिरफ्तार होने का मतलब नहीं कि हम अपराधी हो गए, ये तय करेगा न्यायालय, एविडेंस एंड विटनेस। तो हमें 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का मौलिक अधिकार है, कोई टेंशन नहीं। आपके पास गवाह हैं, सबूत हैं, अच्छा वकील है, आप चिल्ला कहिए माइलाट में बेकसूर हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है किस अनुच्छेद के दुरुपयोग होने पर जारी की जाती है, वो आर्टिकल होगा 22। तो हेबियस कॉर्पस का संबंध आर्टिकल 22 है।
आर्टिकल 22 में ही अपील भी है, वकील भी है और दलील भी है। इस तरीके से इनको समझे। कभी कभी बंदी नहीं उपस्थित हो पाता तो हम वीडियो कॉल के वीडियो से, लाइव वीडियो से भी हम उसकी गवाही सुनते हैं कोर्ट में। अवैध हिरासत से मुक्ति, मैंडामस को हिंदी में बोलते हैं परमदेश, परमादेश, और ये है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कभी कभी इंग्लिश वर्जन में ही आ जाता है कि हेबियस कॉर्पस क्या है, तो ध्यान रखना कि हमें दोनों आने चाहिए। परम आदेश, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जो हमारा राज्य है, उनको अपना कार्य करने का आदेश, जिसका जो वर्क है वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करें। आप जिस पोस्ट पर हैं, आपके अपने राइट्स है, उनका आप दुरुपयोग ना करें। ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो किसी ना किसी नागरिक के अधिकारों का दुरुपयोग होगा। प्रोविजन का मतलब होता है प्रतिषेध, मना करना। इसमें अपर कोर्ट निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकता है। निचली अदालतों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकना, जैसे बड़ा छोटे को रोकता है। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़े पापा, ये छोटे पापा। अब कोई मामला अगर हाई कोर्ट में है लेकिन वो धीरे धीरे राष्ट्रीय महत्व का विषय हो जाए, घर से बाहर निकल आए और वो एक राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाए, तो बड़ा छोटे से कहता है कि बच्चा रुक जाओ, अब तुम्हारे बस का है नहीं, ये इस पर काम रोक दे। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। मना कौन करेगा? छोटा बड़े को या बड़ा छोटे को? हमारे संस्कार यही कहते हैं, हमेशा बड़े छोटे को रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अपर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। और सर्टुटरी का मतलब होता है उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों का आदेश रद्द करना, या हम ये भी कह सकते हैं जब लोअर कोर्ट किसी मामले को ऊपर की अदालतों में स्थानांतरित करते हैं तो उनको उत्प्रेक्षण कहते हैं और इसको प्रतिषेध कहते हैं। तो प्रतिषेध में अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को अधिकार क्षेत्र से बाहर रोकते हैं, मना करते हैं। और उत्प्रेक्षण में जो लोअर कोर्ट है वो उन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करते हैं। इसमें लिखा है उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों का आदेश रद्द करना, लेकिन ये भी होगा, लेकिन उनका सही आंसर ये भी होगा क्योंकि इसमें लोअर कोर्ट अपर कोर्ट से उस मामले को शिफ्ट करते हैं। क्यू वारंटी मतलब होता है अधिकार परीक्षा। किसी पद की वैधानिकता देखी जाती है, आप उस पद पर रहने लायक हैं या नहीं है, आपको इस पद पर बने रहने का क्या अधिकार है, इसको बोलते हैं क्यू वारंटो। आपको क्या अधिकार है? कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो वो पद पर वैधानिक तरीके से है, लीगल है या लीगल नहीं है। तो इतनी बातें इस पे होगी। इतना बात क्लियर करने के बाद अब राइट टू प्रॉपर्टी पर थोड़ा देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू कराते हैं जल्दी से। राइट टू प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) ABCDEFG, तो F मैंने हटाया था, इन दोनों को इस अमेंडमेंट में रिमूव किया गया और आज ये एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300A में संविधान के पार्ट 12 में जो काम चीजें हैं वो सारी रख दी हैं। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, गैर इंदिरा कांग्रेस की जब सरकार बनी मुरारजी देसाई के द्वारा, तो 44वां संशोधन इंदिरा गांधी के कई निर्णयों को चेंज करता है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। और साथ ही इसमें दो चेंजेस हुए, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा 44वें संविधान संशोधन के बारे में नीचे दिए हुए कथनों पर ध्यान दें। आगे चलकर के 42 और 44 में जितने भी चेंजेस हुए हम एक साथ बताएंगे संविधान में, 42 में क्या क्या है, 44 में क्या क्या है। तो 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों का अगर हम क्लास देखेंगे तो आर्टिकल 31 और 19(1)(f) दोनों
एक साथ इन दोनों को हटाया गया, रिमूव किया गया। तो इसीलिए आप दोनों को ध्यान रखें। 19(1)F 19(1)F होगा, G होगा, A होगा, A B C D E F, तो उसमें F हटेगा, तो दोनों ही संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार में बदल देते हैं। इतनी बातें इसमें मुझे बतानी थी। तो एक आउटलाइन मैंने दे दी मौलिक अधिकारों के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं मौलिक अधिकार अभी खत्म हो गए, एमसीक्यू भी पढ़ने का तरीका है पढ़ाने का। अभी जो कि टॉपिक हम साथ में चल रहे हैं, लेकिन आगे चल करके जैसे टॉपिक पूरे होते जाएंगे तो उसी में हम उसको विस्तार से नेक्स्ट क्लास में जोड़ देंगे। तो बाकी बातें एमसीक्यू के साथ कर लेते हैं। फिर डीपीएसपी जब आप पढ़ेंगे उसमें भी मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ेगी, तो उनके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा उसके आधार पर देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न और निकलते हैं। इन प्रश्नों से हम इसको कितना और समझ पाते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा मामला बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है जिसको मौलिक बोलते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन हो सकता है, तो यहाँ प्रश्न उठता है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर इसमें कई ऐसे मामले हैं जो मिलते हैं, जैसे गोलक आपका शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है क्योंकि संविधान में संशोधन हो सकता है। गोलकनाथ मामले में कहा गया कि मौलिक अधिकार हमारे आधार है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। अपने निर्णय को ही न्यायपालिका ने पलट दिया। लेकिन आगे चलकर के इन दोनों को मिलाकर के एक बैलेंस निर्णय आया कि समय के अनुसार लचीलापन होना चाहिए। तो केशवानंद भारती में कहा गया कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के आधार है, हम आधारों को बहुत ज्यादा छेड़ नहीं सकते। आप मकान बनवाते हैं तो उसके जो पिलर्स हैं उनको बहुत ज्यादा छेड़ेंगे तो मकान गिरेगा। हम ये कर सकते हैं, पिलर को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, उनकी चौड़ाई घटा सकते हैं, एक उनकी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आधार ही हटा दें। हम अपने शरीर की बाल मूछे कलर कर सकते हैं, लेकिन कहो तो अपने को स्मार्ट रखने के लिए हम अपनी नसी काट लें, गर्दन काट लें, ये हमको समाप्त कर देगा। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के आधार है, बेस है, जड़ें हैं, पिलर्स हैं, कुंजी हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन ऐसा करो कि जो उपयोग में नहीं है उनको आप हटा दें, जो जरूरी है उनको हम ला दें। तो मकान में भी आप यही करते हैं, बिना ज्यादा छेड़े हुए हम ऊपर की दीवार हटा भी देते हैं और एक मंजिल बनवा भी लेते हैं। इसी आधार पर आगे चल करके संपत्ति का अधिकार आया और संपत्ति का अधिकार हटाया गया और आगे चल करके जीवन जीने का अधिकार में कई निर्णय हुए और शिक्षा का अधिकार संविधान में नया जोड़ा गया। तो केशवानंद भारती का ये जजमेंट मील का पत्थर माना जाता है। मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही इसके रक्षक माने जाते हैं। संसद मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है, पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपातकाल को छोड़कर हमारे मौलिक अधिकार जैसे हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि वो नेचुरल है। किसी पौधे को गमले में लगाएं तो पानी डालना ही पड़ेगा। हम अगर एक पौधे हैं तो हमें खाना खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो मौलिक अधिकार हमारी प्राकृतिक जरूरतें हैं, आपात की स्थिति में ये सीमित हो सकते हैं, समाप्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते, और अनुच्छेद 21 तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें ये सही है, आर गलत, सी आंसर होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में आपके कॉन्सेप्ट की विवरणात्मक परीक्षा होती है, आपकी समझ कितनी, आपका तर्क कैसा है। तो प्रश्नों की डिजाइन अलग अलग तरीके से इसलिए की गई जैसे आप सोचे भी विचारे भी। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। 32 कहता है यदि हमारे अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय एक बॉडीगार्ड के समान है, वो रिट्स के माध्यम से आपके अधिकारों को महसूस
सुरक्षित रखता है। इसलिए वो माई बाप है, प्रहरी है, संरक्षक है, तो इसमें दोनों सही है और व्याख्या करते हैं। अधिकारों की सुरक्षा नहीं है तो उनके होने का ना होने का कोई मतलब ही नहीं। आर्टिकल 15 जो है तो वो किस में आता है? सबसे पहले वही जानना है कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक संविधान में है समता, समानता का अधिकार। हमें 5 प्रकार की समानताएं मिली हैं, जिसमें 14 में विधि की समानता है, 15 में भेदभाव की समानता है। तो उसमें ऑप्शन में दिया समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की समानता। अब समानता का अधिकार जो दिया है ये एक्चुअली 14 से लेकर के 18 तक है, हमें अनुच्छेद 15 से मतलब है, तो इसी के अंदर आ गया, तो ये आंसर होते होते नहीं होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 है, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। ये तीनों हमारे मौलिक अधिकार है। लेकिन 15 का डिटेल अगर देखेंगे तो ये जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभावों का निषेध करता है। तो आर्टिकल डी समानता के अधिकार का अगला पार्ट है, इसलिए इसमें डी आंसर होना चाहिए। अनुच्छेद 19 बिहार नागरिकों को वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं, जो पहले 7 हुआ करती थी। संपत्ति के अधिकार के हटने के बाद उनका सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले हम बोलते हैं, फिर हम सम्मेलन करते हैं, फिर हम संस्था बनाते हैं, फिर घूम घूम के उसको प्रचार करते हैं, फिर वहां पर सेटल होते हैं, अंत में पैसा कमाते हैं। तो ये सीक्वेंस आपके दिमाग में रहना चाहिए। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि सांसें लें और छोड़ दें, वो तो जानवर भी करते हैं। जीवन का मतलब है ससम्मान, सुकून भरा स्वच्छ पर्यावरण में रहने का, मानवीय गरिमा में जीने का, अपनी निष्ठा को बचाए रखने का मौलिक अधिकार मिले। तो क्या क्या आता है? गरिमापूर्ण जीवन जीना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पाना हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमें मिलता नहीं। और शिक्षा पाना भी हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमें मिलता है। तो इसी आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन आता है, तो इसमें सभी हैं। तो आर्टिकल 21 में ही आगे चल करके राइट टू एजुकेशन आया, जो 86वां संविधान संशोधन माना जाता है 2003। नीचे दिए हुए कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समझ समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 में है विधि की समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें कानून आएगा। और 16 में सरकारी नौकरियों में समानता है। आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। क्या लिखा है? केवल भारतीय नागरिकों के लिए समान अवसर। आर्टिकल 16 में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों के लिए हैं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सभी नागरिकों के लिए हैं। उसी कड़ी में इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, अभी जो समय नहीं है। तो उसी कड़ी में आर्टिकल 16 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए समान अवसर की बात करता है। जैसे आर्टिकल 15 यहां पर मैं लिख दूं ओनली फॉर इंडियंस। कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों के लिए हैं? उसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, 30, इनके विषय आपको पता है। आर्टिकल 15 में हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। हम गोरे काले बाद में होंगे, पहले हम भारतीय होंगे। विदेशियों के नहीं दिया गया क्योंकि विदेशी हमसे गोरे भी हैं और काले भी हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी पद जिनमें भारतीय सेटल हो सकते हैं उनको समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 19 में जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं वो केवल हमारी, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें कहीं भी रहने का अधिकार है, हमें कहीं घूमने का अधिकार है, लेकिन विदेशी को नहीं, क्योंकि उसके पास एक फिक्स टाइम वीजा पासपोर्ट। 2930 में संस्कृति और संरक्षण जो अल्पसंख्यक वर्गों का है, भारत के हित के लिए है, ये भी सबको नहीं दिया जा सकता।
तो बाकी के जो आर्टिकल हैं वो दोनों के लिए हैं, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 जो है वो सभी नागरिकों के लिए और 16 केवल भारतीयों के लिए दे दे करके दोनों ही सही है। तो इसमें सी आंसर सही होना चाहिए। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है ये पूछा गया। 14 से 18, 19 से 22 में स्वतंत्रता है, 23 और 24 में शोषण है और 25 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाने वाली विशेष आदेश रिट कौन कौन सी? 5 रिट है जिनकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी। हेबियस कॉर्पस, परमादेश, पदच्छेद, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा। हेबियस कॉर्पस, मंडामस, क्यू वारंटो, सेटोरेरी, प्रोविजन। इसमें हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, प्रोविजन है, यानी सभी है। टोटल 5 है और अनुच्छेद 32 में और 226 में इनका जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। आर्टिकल 19 में जो हमें राइट टू लिबर्टी है वो निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं है। निरपेक्ष का मतलब है ये चेंज नहीं हो सकते, इनमें बदलाव संभव है। सरकार कुछ मामलों में अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताओं पर उचित प्रबंध लगा सकती है। जैसे इमरजेंसी की स्थिति में अनुच्छेद 19 की सीमाओं को स्वतंत्रताओं को हम सीमित कर सकते हैं। हमें घूमने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 वन घा से घड़ा भी होता है, घा से घूमना भी होता है, हमें घूमने की आजादी देता है। सामान्य स्थितियों में हम कहीं भी चले जाएं, माँ वैष्णो देवी चले जाएं, आप कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो सामान्य स्थितियों में घूमना आपका मौलिक अधिकार है, जाइए जैसे मन करे वैसे जाइए, लेकिन इसका मतलब नहीं टिकट के बिना चले जाएं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लग जाए, ऐसी स्थिति में हम देश की सुरक्षा के लिए घूमना फिरना बंद करें, ये आपकी ड्यूटी है और भारत सरकार का अधिकार है नागरिक जहां है सुरक्षित हो। तो आप उस समय अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई देंगे, नहीं हमें घूमने का अधिकार है, हम कहीं भी कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। यहाँ पर न्यायपालिका, हमारा संसद सिस्टम आपके अधिकारों को लिमिट कर सकता है कि इस समय आपको घूमने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य स्थिति नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो सीमित हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। हाँ, आर्टिकल 21 तो वो भी नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि हम बोलना छोड़ सकते हैं, हम घूमना छोड़ सकते हैं, लेकिन सांसों को लेना और छोड़ देना नहीं छोड़ सकते। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का तो अधिकार है ही। तो दोनों ही सही है और व्याख्या कायदे से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू करने की अनुमति देता है। बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही मौलिक अधिकारों के संरक्षक माने जाते हैं और संविधान मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा, हाई कोर्ट 226 के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करता है। दोनों ही इसीलिए हमारे बॉडीगार्ड कहलाते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में। इसी तरीके का अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार को कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन रखा गया। यानी अनुच्छेद 19 में कई प्रतिबंध हैं। मौलिक अधिकार है तो प्रतिबंध साथ साथ रहेंगे, गाड़ी होगी तो ब्रेक तो रहेगा ही, हमें बोलने का अधिकार है तो सीमाएं हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर ऐसा कोई वीडियो पोस्ट नहीं करना है, ऐसा कोई इमेज नहीं डालना है जो आपको नागरिक कम बनाए और आतंकवादी ज्यादा बनाए। जब हमारे संविधान ने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया, देश की अखंडता निरपेक्षता उसकी छवि को हम तोड़ने का कोई अधिकार नहीं रखते। हमें हमारी ड्यूटी है हम देश की सेकुलर इमेज को, उसकी अखंडता को बनाए रखें और इसीलिए इन सब प्रतिबंधों को देखते हुए हमें जीने का अधिकार है। इसलिए हमारे जो अधिकार है वो कैसे हैं? प्रतिबंध युक्त स्वतंत्रताएं हैं, प्रतिबंध है, इसलिए मौलिक अधिकार कैसे हैं? जियो और जीने दो, ये नहीं कि जीने नहीं दूंगा, तो प्रतिबंध है, लेकिन एक ऐसा घोड़ा है
तो खूब दौड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नकेल पड़ी है जिससे वो लाइन लेंथ में बना रहे। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन को जीने का अधिकार है। तो दोनों ही कथन सही है। मैटर वही है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है, उन्होंने स्टेट वाइज प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, वो तार्किक बन जाता है। ऐसे प्रश्न आपका इंतजार करेंगे। कौन सा गलत है? चलिए थोड़ा सा इजी हो गया। 15, 20, 22, 25। आर्टिकल 15 में भेदभाव नहीं होंगे, सही है। 20 में अपराध शब्द होगा, दो सिद्धि के पूर्व किसी को दंड नहीं मिलेगा, हमें जानबूझकर अपराधी नहीं बनाया जाएगा। 22 में गिरफ्तारी होनी चाहिए, हाँ, किसी व्यक्ति को बिना कारण बताया निश्चित काल तक। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता से। आर्टिकल सी ऑप्शन देखिए, किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण, तो कोई हमें जबरन गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस है नजरबंद। तो हमने भी बताया था, कोई व्यक्ति जब जिसमें हमें शंका है ये माहौल खराब कर सकता है, तो सुरक्षा के लिए हम उसकी नजरबंदी कर सकते हैं कुछ समय के लिए। वो कंडीशन विशेष हो सकती है, अनिश्चित काल नहीं हो सकता। तो सी गलत है, इसमें यही नहीं सही होगा, बाकी सब सही है। तो संविधान समझने वाला विषय है, विचार करें। नंबर 1, नंबर 2, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है और संसद मौलिक अधिकारों को बिना किसी सीमा के संशोधित कर सकती है। संसद कितनी हिम्मत, बिना किसी सीमा के मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन वो एक बेसिक ढांचा है, उतना ही संशोधन हो सकता है जो उसके स्वरूप को बदले ना। तो उसमें पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी कथन एक सही है केवल, तो इसमें ए आंसर होना चाहिए। ये थे आज के एमसीक्यूज, और मौलिक अधिकार में मैक्सिमम चीजें हमने पूरी भी कर दी, कह सकते हैं टॉपिक ही पूरा कर दिया। लेकिन कुछ चीजें हैं आगे, हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप अगले सेक्शन में जाएंगे टीपीएसपी, एफडी, तो इनके साथ भी इसको हम कंपेयर करेंगे, तो जो चीजें बची है वो भी चलती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के खुद भी पढ़ें, बाकी लोगों को भी मौके दें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। इन सारी बातों के साथ सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।